लाइफ टाइम 1,60,000 और 8 साल और आज की डेट में भी मुझे रेंज गाड़ी 100 एवरेज जो सर्विस कॉस्ट है बाहर चार्ज करते हो डिपेंडिंग अपॉन प्राइवेट चार्जर, ट्री रिप्लेसमेंट या सेल्फ रिप्लेसमेंट पॉसिबल। और इन 3 सालों के अंदर इतना तो मैं श्योर हूं कि भाई आपको बैटरी में जो वारंटी की ज़रूरत है ना, बैटरी पैक के बड़े वाले बैटरी पैक को लेके वारंटी की ज़रूरत है ना के बराबर पड़ेगी। कुछ ही लोग हैं गिने चुने 1-2% आप लगा के चल सकते हो जिनको बैटरी पैक रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और कहीं ना कहीं आप इंटरनेट पर उनकी वीडियो देख भी पाओगे। मेरे केस में मैंने जो रियलाइज़ करा है कि बैटरी डिग्रेडेशन तो वैसे ही कवर नहीं है, माल फंक्शन रहेगा तो वो वारंटी के बाद ही आएगा और अगर लेट से आ भी गया तो आपको कभी भी 100% वाली जो बैटरी हेल्थ वाली बैटरी पैक है वो नहीं मिलेगा। अगर आपको टर्म एंड कंडीशन पढ़ने हैं ना लाइफ टाइम वारंटी के, तो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा या फिर आपको एक काम कर लेना, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके एक बार पढ़ लेना कौन दे रहा है लाइफ टाइम वारंटी। टाटा अपनी हैरियर नेक्सॉन कर्व के साथ में दे रहा है, महिंद्रा अपनी BS6 XCV 9E9S के साथ में दे रहा है। सिर्फ इंडियन ब्रांड से ये वाली चीज़ दे रहे हैं, बट जितने भी इंडिया के बाहर के ब्रांड है वो लाइफ टाइम वारंटी आपको नहीं दे रहे हैं। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ जाने वाली है कि लाइफ टाइम का मतलब कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपको एक अट्रैक्ट करने का तरीका है और उनको भी पता है कि आपको बैटरी के डिग्रेडेशन को लेके कभी कोई वो सुनवाई नहीं होगी। माल फंक्शन रहेगा तो वो उसी टाइम पीरियड के बीच में आ जाएगा और नहीं आना होगा तो पूरी लाइफ व्हीकल की जो पूरी लाइफ है उसके बीच में भी आपको नहीं आने वाला। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये था मेन, अगर आप बैटरी के डिग्रेडेशन को लेके जो है ये सारे सवाल पूछते हो और ई विटारा में मारुति ने ये काम क्यों करा है वो मैंने आपको बता दिया। और टाटा और महिंद्रा के एक बार आप टर्म एंड कंडीशन जरूर से पढ़ना, तब आपको समझ आएगा कि मारुति 1,60,000 BYD बैटरी पैक पे क्यों दे रही है और महिंद्रा अपने BYD ब्लेड बैटरी पैक पे लाइफ टाइम क्यों दे रहा है। दोनों के बीच में डिफरेंस किन दोनों चीज़ों का है वो आप उनकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हो। आगे बात करें, कई लोग पूछ रहे थे कि भाई मुंबई से कई लोगों ने पूछा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, या साउथ से कई लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा था कि भाई बैटरी में पानी जाने के तो चांसेस नहीं है, पानी में चलाएंगे ख़राब तो नहीं हो जाएगी। तो मैं आपको कुछ वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ मेरे दूसरे चैनल पे, आप एक काम कर रहे हैं सर्च बार में EV9580 वाटर इशू लिख देना, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, डेफिनेटली आपको वहाँ पे जो है देखने के लिए मिलेगा। मेरे केस में क्या रहा था, गाड़ी नई थी उस टाइम पे भी प्रॉब्लम आई थी, फिर ओवर द टाइम जब टाटा ने इशू को फाइंड आउट करा फिर सॉल्व कर दिया। मेरी गाड़ी में बैटरी पैक में पानी जाने की दिक्कत नहीं थी, कनेक्टर में जाने की दिक्कत आ गई थी कि जैसे ही पानी उसके कनेक्टरों वगैरह में जाता था और बैटरी डिस्कनेक्ट अपने आप हो जाती थी, गाड़ी बंद पड़ जाती थी या लिम्ब मोड के अंदर चली जाती थी। तो वो सारे कनेक्टर वगैरह चेंज हुए, पूरी वायरिंग वगैरह चेंज हुई और उसके बाद से मुझे एक भी इशू, इसके पानी में जाने का जो इशू लोगों को कंसर्न रहता है, कितने भी पानी में आप चला सकते हो, इलेक्ट्रिक कार के अंदर कोई इशू नहीं है। कई लोग तो बोनेट पे पानी डालने से डरते हैं, मेरी वीडियो देख लेना आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मैंने तो इसका बोनेट भी पानी से धो रखा है। तो कोई इशू नहीं होता है। देखो कंपनी इतनी बड़ी है, सारी रिसर्च और R&D करने के बाद ये वाले डिसीजन जो है लिए जाते हैं। रही बात पानी की, तो मैंने आपको बता दिया पानी में कितने में भी चलाओ कोई दिक्कत नहीं होती है, पेट्रोल डीजल से ज़्यादा ही सेफ जो है ईवीज रहती हैं। देन कई लोग पूछ रहे थे ईवी गाड़ी में जब गियर होते नहीं तो ये गियर ऑयल का खर्चा क्यों हमसे लिया जाता है, ये गियर ऑयल डालते कहाँ हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल बता देता हूँ। पेट्रोल डीजल गाड़ियों में क्या रहता है कि मल्टीपल गियर रेशियोज होते हैं, जब आप 1 2 3 4 5 6 जिस तरीके से सेलेक्ट करते हो। ईवी गाड़ी में सिर्फ एक गियर होता है जिसको रिडक्शन गियर बोला जाता है, मोटर और गियर और डिफरेंशियल के बीच में लगा होता है। जो मोटर की आउटपुट आती है वो पहले रिडक्शन गियर के थ्रू आती है और देन फिर व्हील्स में डिफरेंशियल के थ्रू जो है पहुंचाई जाती है। तो बीच में जो ये एक गियर है ना, उस सारे गियर, मोटर के गियर, फिर जो रिडक्शन गियर, फिर डिफरेंशियल का गियर, इन तीनों गियर के लिए जो है सिर्फ ज़रूरत रहती है उस गियर ऑयल की। गियर चेंज नहीं होते हैं, वो गियर फिक्स रहते हैं, उनके बीच में भी लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे सिर्फ ये गियर ऑयल डलता है। सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा कोई ऐसा मेजर है नहीं ईवी गाड़ी के अंदर। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप के गियर ऑयल ईवी गाड़ी के अंदर क्यों ज़रूरत पड़ती है। देन फिर कई लोग पूछ रहे थे SOH और SOC में क्या डिफरेंस है। SOC होता है स्टेट ऑफ चार्ज, जो आपके मीटर MID पर दिखाया जाता है। स्टेट ऑफ हेल्थ होता है जिसको SOH कंपनी बोलते हैं, वो होती है बैटरी की हेल्थ।
जब नई थी तब 100% थी, कहने का मतलब जब हम जवान होते हैं तब हमारी जो एफिशिएंसी काम करने की क्षमता है वो 100% होती है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी एफिशिएंसी घट जाती है। वही सेम इन बैटरी का भी है, जब नई 100% में मिलती है आपको, जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाते हो, जैसे जैसे टाइम बीत जाता है वैसे वैसे ही बैटरी का जो हेल्थ है वो कमज़ोर होती जाती है, और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस नए में मिल रही थी डेफिनेटली आपको हेल्थ रिड्यूस होने के बाद वो परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। अब जो ये सवाल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई लोगों के लिए रहने वाला है। कई लोग पूछ रहे थे जैसे इंडियन मार्केट के अंदर दो तरीके के बैटरी पैक वाले ऑप्शंस आपको मिलते हैं इलेक्ट्रिक कार के अंदर। एक LFP जो कि मोस्टली टाटा और महिंद्रा यूज़ कर रहे हैं, NMC जो Hyundai और किया यूज़ कर रहे हैं। तो भैया कौन सी चूज़ करनी चाहिए, कौन सी बेहतर है, किसकी लाइफ ज़्यादा बेहतर है, कौन सी जो है लेनी चाहिए? अब देखो दोनों बैटरी पैक, दोनों केमिस्ट्री जो है अपनी अपनी जगह पे बेहतर है। LFP की बात करूं, अगर आपको गाड़ी में लाइफ चाहिए, कहने का मतलब 10-15 साल की आपको लाइफ चाहिए, गो फॉर LFP। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, कोल्ड वेदर कंडीशन में गाड़ी को ज़्यादा चलाना है, और अगर आपको चार्ज डिस्चार्ज हाई रेट का चाहिए, परफॉर्मेंस कहने का मतलब चाहिए, गो फॉर NMC। Hyundai के पास में जा सकते हो, किया के पास में जा सकते हो, आपको पावर और ओवरऑल क्वालिटी जो है NMC की जो है पसंद आएगी। बट जब फ़ायदे हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। LFP को आप रोज़ 100% चार्ज कर सकते हो, अगर आपने NMC के साथ में ये करा तो भैया आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो बहुत जल्दी गिर जाएगी, 1 लाख किलोमीटर भी नहीं चलेगी, ये आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे देखने को मिलेगा। LFP में यही फ़ायदा है, इसलिए मोस्ट इंडियन ब्रांड जो है LFP की तरफ जा रहे हैं कंपेयर टू NMC। NMC सिर्फ मैंने आपको बता दिया परफॉर्मेंस कार, या फिर अगर आपको कोल्ड वेदर कंडीशन के अंदर ज़्यादा चलाना है तो वहाँ पर जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा बेटर होती है, आप कोल्ड वेदर में भी गाड़ी को चार्ज कर पाते हो, डिस्चार्ज कर पाते हो, तो वो एडवांटेज वहाँ पर मिलता है ओवर LFP। तो ये फायदा है LFP और NMC का, मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। हाँ भाई, ये सवाल बहुत था, चलो सारे सवाल ऑलमोस्ट खत्म होने के जो कगार है उस पर आ चुके हैं। कई लोग पूछ रहे थे कि कौन सी बेटर इलेक्ट्रिक कार है आज की डेट में, 15 लाख का अगर किसी का बजट है। डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन सिचुएशन, कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बेटर को किसी एक तरीके से नहीं बोला जा सकता कि यार 15 लाख में वो गाड़ी सबसे ज़्यादा बेटर है। हर एक कार अपने सेगमेंट में बेटर होती है, बट अगर आपको 15 लाख के अंदर इंडियन वेदर के हिसाब से कोई गाड़ी खरीदनी है तो आप एक गाड़ी ज़रूर से देख सकते हो, वो है नई टाटा की जो पंच आई है। वो भाई 15 लाख के अंडर अगर आपको परफेक्ट इलेक्ट्रिक कार चाहिए वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बाकी अगर आपको और भी गाड़ी ट्राई करनी है तो आप विंसर भी इस बजट के अंदर देख सकते हो, आप नेक्सॉन भी इस बजट के अंदर देख सकते हो, आप चाहो तो ई विटारा मुश्किल है इस बजट के अंदर आइए, ई विटारा को लेट से हटा देते हैं। तो यही कुछ कार हैं जो आपको 15 लाख के बजट में मिल सकते हैं, या फिर आप महिंद्रा की XUV 400 या आप 3XO भी कंसिडर कर सकते हो, बट वो गाड़ी रेंज ज़्यादा नहीं देती हैं। अगर आपको रेंज, कंफर्ट, लाइफ टाइम वारंटी, सबका ओवरऑल मिक्सचर चाहिए तो मैं तो सजेस्ट करूँगा सबसे पहले टाटा पंच, देन टाटा की नेक्सॉन। अगर आपको और किसी कार ब्रांड पर जाना है तो आप कहीं ना कहीं जो अपनी ई विटारा आई है वो भी ट्राई कर सकते हो, बट आपको थोड़े से प्राइसेस जो है बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपको अंडर प्राइस चाहिए तो देन आप टियागो भी देख सकते हो उस बजट के अंदर। मोस्टली इंडियन ब्रांड्स के पास ज़्यादा कार हैं इस 15 लाख के अंदर। 15 लाख के बियॉन्ड अगर आप बात करते हो तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको और भी मिल जाते हैं। अब है लास्ट सवाल, जो कि 10वां सवाल है, जो कि वीडियो का एंड भी कहीं ना कहीं होने वाला है। लोग पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक कार की रीसेल कैसी होने वाली है। अगर आप देखो इंडिया के अंदर अभी करंटली 2026, 27, 28 इन तीनों सालों के बीच में सोच के चल रहे हो यार इलेक्ट्रिक कार खरीदनी है और मैं 3 साल बाद बेचूं तो मुझे बढ़िया रीसेल वैल्यू मिल जाए, तो इंडिया के अंदर अभी करंटली इलेक्ट्रिक कार की जो रीसेल वैल्यू है वो नहीं है भाई ज़्यादा बेटर। अगर आपको जानना है कि भाई अगर आप टियागो ईवी 1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद सेल करते हो तो क्या जो एक्सपेक्टेड रीसेल वैल्यू है वो आपको मिलती है, तो एक काम आप कर लेना, नीचे जो लाल वाला बटन है उसको दबा देना, मैं आपको प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगा। चलेंगे किसी डीलरशिप पे या किसी थर्ड पार्टी जो ओवरऑल सर्विस प्रोवाइडर है जो सेल और परचेज के अंदर काम करते हैं, मैं वहाँ पे आपको लेके चलूंगा और दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक कार की रीसेल कैसी जो है निकल के आती है, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप इलेक्ट्रिक कार को रीसेल के हिसाब से ले रहे हो डेफिनेटली डू नॉट कंसिडर इलेक्ट्रिक कार अंटिल 2030, मतलब 2030 से पहले आप बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक कार को कंसिडर मत करो, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछताओगे। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि भाई नितिन गडकरी जी क्या करने फैले हैं, कभी E20 ले आते हैं, फिर E27 ले आते हैं, E85, E100 पता नहीं क्या क्या, और डीजल को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसमें आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की बात चल रही है। तो अगर आप फ्यूचर सेफ देख रहे हो और अगर आपको करंट में गाड़ी खरीदनी है डेफिनेटली आप ये इलेक्ट्रिक कार कंसिडर करो, आपको फ्यूचर सेफ भी मिलेगा, साथ में आपके प्राइस भी बचेंगे और आपकी
आपकी रनिंग कॉस्ट भी कहीं ना कहीं कम होएगी। तो अप टू यू छोड़ता हूँ मैं आपको, अगर 2026 में कोई गाड़ी खरीदनी है तो आप खरीद सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है Q&A वाली, डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और साथ में अगर कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो इस वीडियो के अंदर लिखो, नेक्स्ट टाइम जो Q&A वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपके जो सारे सवाल हैं वो कवर करने वाला हूँ। बाकी आप बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो एक काम करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।